स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फूलों सा महकता रहे जीवन तुम्हारा, खुशियां चूमे हमेशा कदम तुम्हारा। बस यही है, बहुत सारा प्रेम प्यार स्नेह और आशीर्वाद। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रशिक्षुओं को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा अर्थात इसके पहले हम आपको विभिन्न प्रकार की धाराओं का उल्लेख कर चुके हैं। आज हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया और सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी मिली। देखिए, अगर शामिल करने की बात आती है या संशोधन की बात आती है तो 86वें संशोधन, किस संशोधन में? 86वें संशोधन में यह अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए 2009 में, इसीलिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कहा गया। 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं वह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। और शिक्षा अधिकार विधेयक की बात आती है तो संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की। मंजूरी कब प्रदान की? मंजूरी प्रदान हुई कब? 4 अगस्त 2009। ये विधेयक पारित हुआ संसद में और 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। देखिए, ये जो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया तो कानून के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए जो निम्नलिखित हैं। प्रावधान क्या क्या किए गए?
शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधित प्रशिक्षण। क्या? शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधित प्रशिक्षण। दूसरी बात क्या है? दूसरा प्रावधान क्या होता है? आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास। आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास। तीसरा प्रावधान क्या होता है? निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने संबंधी आरक्षण। निजी स्कूल में बच्चों को प्रवेश संबंधी आरक्षण। अगला प्रावधान क्या बताया गया? स्कूल में एमडीएम की व्यवस्था। क्या है? स्कूल में एमडीएम मिड डे मील योजना की व्यवस्था। ये सारे प्रावधान उसी समय लागू कर दिए गए थे और बच्चों के पड़ोस में ही विद्यालय की व्यवस्था। बच्चों के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था। विद्यालय की व्यवस्था यानी तमाम प्रकार के जो आधार तत्व बताए गए या प्रावधान बताए गए, उसमें हर विद्यालय को आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन में दिए गए मानक के आधार पर मान्यता लेने योग्य संबंधी बातें बताई गई। और पैरा शिक्षक की नियुक्ति तथा नॉन फॉर्मल स्कूलों पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई। तो ये तमाम प्रकार के आपके प्रावधान बताए गए। अब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। किसका? विशेषताओं। तो विशेषताएं क्या इसकी हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई। नंबर 1, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का हक होगा। और दूसरी बात बताई गई कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनकी शिक्षा के लिए धन कौन देगा? वित्त आयोग देगा। और तीसरी बात बताई गई कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और जो लोग विद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा। और एक विशेषता इसकी दी गई है कि बच्चों को न तो अगली कक्षा में जाने से रोका जाएगा और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनको कक्षा से निकाला भी नहीं जाएगा। अगली बात बताई गई कि जिन स्कूलों का यानी जिन विद्यालयों का इस
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ढांचा जिसको कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उन्हें 3 वर्ष के अंदर दुरुस्त करना होगा। उनकी शर्त लगाई गई, अगर वो 3 वर्ष के अंदर इस शर्त को लागू नहीं करते तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसी आधार पर इस अधिनियम का वित्तीय बोझ किस पर होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होगा, क्योंकि जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के वित्तीय बोझ का वहन करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप निखरती चली जाएगी। तो दोनों का अनुपात 55:45 बताया गया कि अगर ऐसे साझा कर दिया जाएगा कि 55% और 45% के अनुसार, यानी 55% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार अगर धन अवमुक्त कराएगी तो निश्चित रूप से यह काम निरंतर अग्रसर होता चला जाएगा। इसकी विशेषताओं में एक चीज और है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर के यह प्रावधान जो है संपूर्ण देश में लागू होगा। ये जितने प्रावधान बताए हैं अभी आपको, या जितने विशेषताएं बताई हैं, ये सारी विशेषताएं जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू किए जाएंगे। अब अधिनियम की प्रमुख चुनौतियां, इसकी चुनौतियां हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार है वो, यह अधिनियम जो 2009 है, अभी पूर्व में बताया गया कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, परंतु इसे पूर्ण रूप से गति प्रदान करने में अभी तक पता नहीं कितने समय लग जाएंगे, क्योंकि जो लक्ष्य है वो इतना विस्तृत है कि अभी इसकी दूरी तय करना काफी मशक्कत करने के समान है। इसे लागू करने में विशाल धनराशि की आवश्यकता है। चुनौतियों में तो सबसे बड़ी चीज विशाल धनराशि की आवश्यकता, क्योंकि जब तक इतना धन अवमुक्त नहीं कराया जाएगा कि सारे संसाधनों को वहां पहुंचाया जा सके, तब तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अगली चुनौती यह है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए एक शैक्षिक ढांचे का निर्माण किया है। इसे लागू होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि जो ढांचा, शैक्षिक ढांचे का निर्माण, केंद्र सरकार ने शैक्षिक ढांचे का निर्माण जो किया है उसे लागू होने में काफी समय लग जाएंगे। और अगली चुनौती यह है कि देश भर में प्राथमिक शिक्षा में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ढांचा। जब तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक दिक्कतें आएंगी। और अगली चुनौती है कि शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए बड़े स्तर पर प्राइमरी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। बड़े स्तर पर
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती अभी आप देख रहे हैं कि 68,569,000 ऐसी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां आ रही हैं। इसका मतलब यही है कि सरकार चाह रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और छात्र अनुपात में अध्यापक को वहां पहुंचाया जाए। तो वहां पहुंचाने के लिए इतने बड़े स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों का चयन करना जरूरी होगा। तो ये सारे जो आपके अधिनियम बताए जा रहे हैं, चुनौतियां बताई जा रही हैं, इसके अतिरिक्त भी हमें समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे संसाधनों की अनुपलब्धता, योग्य शिक्षकों का अभाव, दृश्यवाद श्रव्य सामग्री का अनुप्रयोग, ICT का प्रयोग यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। शिक्षक छात्र को अनुपात में रखते हुए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उपरोक्त चर्चाओं पर दृष्टि रखें तो यह सिद्ध होता है कि अभी भी जो सपना सरकार अर्थात गायकवाड़ जो थे, राजा सबसे पहले सपना देखे थे, गोपाल कृष्ण गोखले उनका प्रयत्न साथ दिए और वो जाकर के संसद में विधेयक भी पारित किया गया। लेकिन उस सपने को साकार होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात उसको साकार होने में काफी लंबे अरसे लग सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में इतना सुधार हो रहा है कि व्यापक स्तर पर सरकार संसाधनों व योग्य शिक्षकों व ICT या इन तमाम प्रकार के व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। लेकिन ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए सुझाव की बात आती है। इसके लिए सुझाव क्या है? जो तमाम प्रकार की विशेषताएं बताई गई, चुनौतियां बताई गई, उसके लिए सुझाव यह है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात अगर आती है या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात आती है तो इसका क्रियान्वयन देश के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और वह इसे परिवार, राज्य एवं केंद्र की सहायता से पूरा कर सके। देश में कानूनों की भरमार लगी हुई है। जब देखिए तब सरकारें बदलती हैं, उनकी अपनी अपनी नीतियां बदलती हैं, परंतु आवश्यकता है उन कानूनों की को जो वास्तविकता के धरातल पर दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से सकारात्मक विचारधारा को क्रियान्वित कर सके। वर्तमान में देश के शिक्षा तंत्र और शासन तंत्र की बात करते हैं तो उसकी स्थिति एकदम जर्जर होती जा रही है। प्रत्येक देशवासी की नजरें RTE पर केंद्रित है, शिक्षा के अधिकार पर केंद्रित है और एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि वंचित वर्ग, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग
इस शिक्षा से दूर बच्चों को शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? आने वाले समय में यदि इस शिक्षा में शासन तंत्र एवं आयाम की बात कही जाए तो आम जनता से आपसी तालमेल बैठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम 100% साक्षर होंगे। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्तिगत पर्सनल भी कोई काम करना है तो उस लक्ष्य को ओझल नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए तो बुजुर्गों ने या पुराणों में संत महात्माओं ने ये जो एक कहावत कही है, उक्ति कही है, वो इसके लिए सार्थक दिखाई देती है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ये था आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हम इससे संबंधित जो चर्चा करेंगे इसमें आपको प्रश्न क्या बताना है? प्रश्न आपको इसकी चुनौतियों पर देना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ अपना सुझाव भी दीजिए। ये आपका प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, साथ ही साथ अपना सुझाव भी दीजिए। आज का इतना ही टाइम।